बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है इस सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस। कि डाटा ऑर्गेनाइजेशन और डाटा एनालिसिस जो है ये दो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं इन बायोलॉजिकल मेथड। कि बायोलॉजिकल मेथड में ये दो अहम स्टेप्स हैं। एक स्टेप है डाटा ऑर्गेनाइजेशन, एक स्टेप है डाटा एनालिसिस। अब डाटा क्या चीज़ है? व्हाट इज़ डाटा? व्हाट इज़ डाटा? अब हम डाटा एनालिसिस या डाटा ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डाटा क्या है। डाटा से मुराद क्या होता है कि जी इन prior to conducting experiment dates, groups, and other values related to experiments is called data। कि जी जब हम कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने लगते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट लगाने लगते हैं, तो उस दौरान जो हमारे पास दिन जो हम उसमें कंसिडर करते हैं या उसमें हम जो ग्रुप्स बनाते हैं या उनसे आने वाला जो रिज़ल्ट होता है या उनमें इस्तेमाल होने वाले जो प्लांट्स की तादाद होती है, वो सारे को हम नाम देते हैं डाटा का। अब इसमें वो कहता है कि जी 2 स्टेप्स हैं इन बायोलॉजिकल मेथड। कि जी बायोलॉजिकल मेथड में 2 स्टेप्स हैं अहम। एक जो है हमने नाम दिया है डाटा ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे को नाम दिया है डाटा एनालिसिस। सबसे पहले हम बात करते हैं डाटा ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, यानी डाटे को कंबाइन करना, डाटे को इकट्ठा करना। इन ऑर्डर टू चेक द हाइपोथेसिस। कि जी जब हम किसी भी हाइपोथेसिस को चेक करने लगते हैं तो ज़ाहिर है उसमें हम क्या करते हैं जी, एक्सपेरिमेंट्स आर डन। उस हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? तजुर्बा करते हैं। तजुर्बा करने में हमारे पास जो रिज़ल्ट्स आते हैं कि जी उन रिज़ल्ट्स को हमने बताना होता है या उस हाइपोथेसिस को चेक करते दौरान हमने एक्सपेरिमेंट के अंदर जो तरीक़ेकार अपनाना होता है उस तरीक़ेकार को हमने उससे पहले एक्सप्लेन करना होता है कि जी हाउ वी यूज़ द स्टेप्स, मटेरियल एंड मेथड टू कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट। कि जी हमने कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया, हमने उसमें कौन सा मेथड इस्तेमाल किया। कि जी जो हमने तजुर्बा किया है एक हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए, तो उसमें हमने किन तरीक़ेकार पर अमल किया है वो सारे हमने एक्सप्लेन करने होते हैं। अब डाटा जो ऑर्गेनाइज होता है वो किस फॉर्म में होता है? डाटा ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट, टेबल,
ग्राफ्स, डायग्राम्स, etc। यानी ये मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं जिनके ज़रिए हम एक डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं और डाटा को शो करते हैं। कि बाज़ दफ़ा हम डाटा को फ़्लो चार्ट की सूरत में ऑर्गेनाइज करते हैं, बाज़ दफ़ा हम उसको टेबल की सूरत में, बाज़ दफ़ा हम उसको ग्राफ की सूरत में, बाज़ दफ़ा उसको हम डायग्राम की सूरत में उस डाटा को हम ज़ाहिर करते हैं। दूसरा जो हमारा इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है बेटा डाटा एनालिसिस। कि जी जो हमारे पास रिज़ल्ट्स आते हैं उन रिज़ल्ट्स को हम एनालाइज करते हैं, उनका तज्ज़िया करते हैं। इसमें दो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आर यूज्ड। अब दो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? एक को नाम दिया जाता है रेशो का, एक को नाम दिया जाता है प्रोपोर्शन का। अब रेशो क्या होता है कि जी किसी भी दो नंबर्स के दरमियान जो एक ताल्लुक होता है, जो एक रिलेशन होता है, उसे हम रेशो कहते हैं। अब रेशो को किसकी अलामत से अब ज़ाहिर करते हैं? अब देखें ये हमारे पास दो नंबर हैं, एक है ए नंबर और दूसरा है बी नंबर। अब इसको रेशो को हम डिवीजन की अलामत से या क्वोशिएंट की अलामत से यानी ओवर की अलामत से हम उसको ज़ाहिर करते हैं या फिर कॉलन की अलामत से ज़ाहिर करते हैं। यानी ये जो अलामत है इसे कॉलन कहा जाता है, इसे क्वोशिएंट कहा जाता है, इसे डिवीजन कहा जाता है। ये डिवीजन, ये क्वोशिएंट और ये जो है हमारा कॉलन है। यानी ये जो तीन अलामतें हैं, ये सिंबल, ये अलामतें रेशो को ज़ाहिर करती हैं, जबकि प्रोपोर्शन जो होता है वो दो इक्वल रेशोज़ के दरमियान होता है, दो इक्वल रेशोज़ के दरमियान। अब हमारे पास दो इक्वल रेशोज़ क्या हैं? देखें ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। अब ये अलामत जो है ये हमारी रेशो की है और ये जो चार डॉट्स हैं ये अलामत हमारी प्रोपोर्शन की है। इसके अलावा जो है हम एक और अलामत है उससे भी हम प्रोपोर्शन को ज़ाहिर करते हैं, ए रेशो बी। अब इक्वालिटी जो साइन ऑफ इक्वालिटी है, ये बराबर की अलामत है, ये भी हमारे इस प्रोपोर्शन को ज़ाहिर करती है। अच्छा, अब ये जो डाटा एनालिसिस है इसमें हम दो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं कि जी एक टेक्निक जो है रेशो की है, दूसरी टेक्निक प्रोपोर्शन की है। अब रेशो और प्रोपोर्शन की बुनियाद पर हमने जो पुराना एक्सपेरिमेंट किया होता है, जो पिछला हमारा एक्सपेरिमेंट होता है, उसका अगले एक्सपेरिमेंट के साथ तज्जिया करने के लिए हम दो ये स्टैटिस्टिकल रूल्स को यूज़ करते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल दी गई है, वो एग्जाम्पल है कि देखें, सबसे पहले कहता है कि जी 20 मच्छरों के ऊपर 20 चिड़ियों के ऊपर 20 मच्छर छोड़े तो उसमें 14 चिड़ियों को क्या हो गया? मलेरिया हो गया। यानी पहली हमारी जो रेशो आई है ए रेशो बी, वो आई है 20 व 14। अच्छा, अब वो कहता है कि जी अगर हम 100 के ऊपर 100 चिड़ियों के ऊपर 100 स्पैरोज के ऊपर अगर हम मच्छर छोड़ें तो कितनों को मलेरिया होगा, वो अलामत हमने मालूम करनी है। उसको हम कंसिडर करते हैं एक्स के। अच्छा, अब हम जब इसको अब जब हम हल करने लगेंगे तो क्या है कि जी x ओवर 100 बराबर है 14 ओवर 20। अब इसको हम जब मज़ीद आगे हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो x हम एक साइड पर रखेंगे और बाकी चीज़ों को हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? 100 ओवर 20 मल्टीप्लाई बाय 14। अच्छा, अब x बराबर है हमारे कितना आएगा? 70। यानी 20 5 100 100 और 14 को ज़र्ब देंगे 5 से तो हमारा जवाब आएगा 70। यानी इट मीन्स हमने अगर 100 चिड़ियों के ऊपर मच्छरों को छोड़ा था तो x जिसको हमने मालूम करना था वो हमारा जवाब आता है 70। वो किसकी निस्बत से हमने निकाला है? वो हमने ये ऊपर वाली जो रकम हमारे पास दी हुई है, हमने इस रेशो की बुनियाद पर अगली जो रेशो है उसको मालूम किया है कि जी 20 के ऊपर 14 को हुआ तो 100 के ऊपर कितनों को होगा? 100 के ऊपर 70
चिड़ियों को जो है मलेरिया होगा। यानी इस तरह से हम डाटा को एनालाइज करते हैं, या इस स्टेप को जिसका नाम डाटा एनालिसिस है हम इस्तेमाल करते हैं। किस मकसद के लिए? टू सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसके साथ एक छोटी सी हेडिंग है, वो है कि जी मैथमेटिक्स इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। कि जी जो मैथमेटिक्स है वो एक अहम हिस्सा है बायोलॉजिकल मेथड में किसी भी बायोलॉजिकल फिनोमिना के अंदर इस्तेमाल करने के लिए। कि जब भी हम कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, कोई भी बायोलॉजिकल मदार है, उसमें हमने लाजमी तौर पर मैथमेटिक्स की टेक्निक्स को, उसके रूल्स को इस्तेमाल करना है। इसमें आप मिसाल दे सकते हैं कि मिसाल के तौर पर किस तरह के बायोलॉजिकल फिनोमिना है कि अगर फ़र्ज़ किया हम बात करें जीन फाइंडिंग की, हम अगर बात करें प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन की, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, यानी इस तरह के अगर हमारे पास बायोलॉजिकल फिनोमिना है, जीन फाइंडिंग है, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन है, इस तरह के बायोलॉजिकल फिनोमिना में लाजमी तौर पर हम मैथमेटिक्स के उसूलों का इस्तेमाल करते हैं। यानी बगैर मैथमेटिक्स के उसूलों के इस्तेमाल के हमारे ये जो बायोलॉजिकल फिनोमिनाज हैं, जीन फाइंडिंग है या प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन है, प्रोटीन स्ट्रक्चर है, तो हम इनको कभी भी फाइंड नहीं कर सकते, कभी भी हम इनको तलाश नहीं कर सकते। क्योंकि जब भी हम तलाश करने बैठेंगे या उसको हम स्टार्ट करेंगे तो मैथमेटिक्स के रूल्स को यूज़ करना पड़ेगा। जब मैथमेटिक्स के रूल्स को यूज़ ही नहीं करेंगे तो हम इन चीज़ों पर काम कभी भी नहीं कर सकते। अच्छा, इसके साथ एक और टर्म यूज़ की गई है, वो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अब बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है कि जी जब आप किसी भी बायोलॉजिकल फिनोमिना में किसी भी डाटा को एनालाइज करने के लिए जब आप कंप्यूटेशनल या स्टैटिस्टिकल रूल्स को इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटेशनल और स्टैटिस्टिकल रूल्स को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसे आप नाम देते हैं किसका? बायो इन्फॉर्मेटिक्स का। क्या? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट होता है और ये चैप्टर भी यहाँ तक है। कल इंशाल्लाह हम थर्ड चैप्टर बायोडाइवर्सिटी के नाम से जो है उसको इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।